वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक शोर से अपने एग्ज़ाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। हम सभी दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 17 फरवरी को प्रस्तावित है और आरओ एआरओ के लिए धरना चल ही रहा है। आरओ एआरओ के लिए धरना चल रहा है। जहां तक ये पेपर क्या होगा, कैंसिल। तो आप अब लग जाइए अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये ध्येय आईएएस का है। ये ध्येय आईएएस का है और इसे हम अच्छे से करेंगे, जिसमें से हमने 40 क्वेश्चंस कर लिया था जीएस का। जीएस का हमने 40 क्वेश्चंस इसमें अटैम्प्ट कर लिया था। आज हम 41 से करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। 40 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझिए कि हम 150 क्वेश्चन इसमें करने का प्रयास करेंगे। जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी ऑप्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न। हम लोग 40 क्वेश्चंस कर लिए थे और 40 क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम कलर ले लेते हैं, ठीक ठाक कलर कोई इसको ले लेते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 41 का कि यूरोप के कौन से दो देश आइबेरिया कहलाते हैं। समझिएगा, आइबेरिया कहलाते हैं। तो ये यूरोप के देश हैं। तो हमें यूरोप में कई ऐसे पार्ट हैं, जैसे कई क्वेश्चन आता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे कई हैं, ग्रुपिंग पूछता रहता है। यूरोप से अच्छे अच्छे प्रश्न उठते रहते हैं, ठीक है। इसमें से आइबेरिया किसे कहा जाता है, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो स्पेन और पुर्तगाल, इन दो ऐसे देश हैं जिन्हें आइबेरिया कहा जाता है। स्पेन और पुर्तगाल को क्या कहा जाता है, आइबेरिया कहा जाता है। आप रट लीजिए, स्पेन और पुर्तगाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको पता है कि अनुच्छेद 17, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जो हमको आ रहा है पहले हम उसे हम एलिमिनेट करते चलेंगे कि कौन सा हमें इसमें क्या होगा। तो आप अगर उसका याद भी नहीं है तो आप निकाल ले जाएंगे तब भी। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है, आप जान ही रहे हैं, छुआछूत के बारे में है। अनुच्छेद अगर हम 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में आप जान रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा है 14 साल से कम उसकी एज है तो उसे कारखाने में काम करने अवैध माना जाएगा, अर्थात ये कानून के विरुद्ध है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24-14 ऐसा हो गया। अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा प्रशासन, क्या शिक्षा और प्रशासन के बारे में है, ठीक है। और अनुच्छेद 29 जो है हमारा आंसर भी अनुच्छेद 29 होगा इसका। इसमें अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में है। तो आप अल्पसंख्यक के बारे में समझ लीजिए 29-30 दो हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म से संबंधित है और 29-30 अल्पसंख्यक के बारे में है, जिसमें 29 में उनके संरक्षण और सुरक्षा, बस इतना याद करिए, अल्पसंख्यक के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में 29 में बात किया गया है और 30 में उनके शिक्षा और प्रशासन के बारे में बात किया गया है। 24 में आपको पता है कारखाना और 17 में छुआछूत। ओके, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन हैं उनके अभिकथन करण को कहा गया है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है, मतलब इसका अर्थ होता है हटाया जा सकता है, किसी भी समय हटाया जा सकता है। ये हमारा अभिकथन कह रहा है, अभिकथन कह रहा है। कारण क्या कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हम थोड़ा से देखते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ समझिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है किस आर्टिकल के तहत होती है, तो इनका है आर्टिकल 148। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत होती है। इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और जो इनको हटाने का जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान में जिस अकॉर्डिंग से सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, उसी तरह से इनको भी हटाया जाता है। अर्थात इनको हटाने के लिए आपको संसद के दोनों सदनों के समवेदन की जरूरी है। समवेदन चाहिए दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों के, तभी आपको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति अपने अनुसार नहीं हटा सकता। और इस अनुसार हमारा ये कथन गलत है और हमारा आर सही है। ठीक है, तुम्हारा आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। हमारा ऑप्शन होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। दूसरा कह रहा है कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। बताइए, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम सही की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, और अवकाश की जो प्राप्ति है, न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत, अगर कोई भी न्यायाधीश, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर हो जाता है तो किसी अदर न्यायालय में किसी वकालत नहीं कर सकता। अर्थात हमारे दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? किस अनुच्छेद में है ये? अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 263 में है। किस में है? आर्टिकल 263 में है। मेरा ये प्रश्न था। लेकिन अच्छा, अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है इसका कार्य क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ये कार्य क्या करते हैं? ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का यही काम होता है। ठीक, बस कभी कभी यही पूछ लेता है, कार्य भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है? बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा। जो लोक सेवा आयोग होता है, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, इसकी जो नियुक्ति होती है सदस्यों के अध्यक्ष की, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, ये अनुच्छेद 315(2) के तहत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखली गोसाल थे, सबको पता है। बरकरी एक संप्रदाय है जिसके संस्थापक थे नामदेव, और एक धरकरी है, शायद आप ना सुने हो, इसके रामदास होंगे। और जो रामावत है, रामावत के रामानुज नहीं हैं,
इसके रामानंद हैं। कौन हैं? रामानंद हैं। आप नोट कर लीजिए कि रामावत संप्रदाय के रामानंद हैं। ओके, तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 48। निम्नलिखित में से फफूंदजनक रोग नहीं है। फफूंदजनक मतलब कवक संबंधी, फफूंदजनक मतलब कवक संबंधी रोग नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? आप इसमें यही पर रट लीजिए, जो दमा होता है, जो दमा होता है या फफूंद से ही होता है। गंजापन, लोग गंजे हो जा रहे हैं, ये भी फफूंद से ही जो होता है, कवक संबंधी है। एथलीट फुट जो है ये भी कवक संबंधी है, लेकिन खसरा नहीं है। खसरा एक विषाणु है, अर्थात वायरस जनित रोग है। कैसा जनित रोग है? वायरस जनित रोग है। ओके, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, इसमें कह रहा है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? बताइए। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है एक, इसका जो गठन किया गया, आप याद कर सकते हैं कि डेट भी पूछ सकता है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आप बताइए। इसका उद्देश्य था जीर्ण उद्योग का पुनरुत्थान करना। जीर्ण उद्योग का, जीर्ण उद्योग मतलब जैसे जो पुराने उद्योग हैं उनको अच्छे से पुनरुत्थान करना, उनको अच्छे से डेवलप करना, ये इसका कार्य था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। अगला कह रहा है कि हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। अब पूछ रहा है कि इनमें से सत्य क्या है? एक सत्य है कि दो सत्य है कि तीन सत्य है कि एक भी सत्य नहीं है, क्या है? आप बताइए। देखिए, भारत में जो सर्वाधिक जोतों की संख्या है, आप रट लीजिए, सीमांत प्रकार की है, एग्जैक्ट सत्य है। और जो हरित क्रांति के प्रारंभ किए थे चार्ल्स बोरलाग ने, ठीक है, नॉर्मन बोरलाग। कौन थे? नॉर्मन बोरलाग थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक वो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलाग जो थे, याद कर रख लीजिए, एक नाम था नॉर्मन बोरलाग, ठीक है। नॉर्मन बोरलाग जो थे, नॉर्मन बोरलाग, याद रखिए, दो नाम है, एक है स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलाग थे। अगर भारत की हम बात करें तो स्वामीनाथन थे। हाल ही में स्वामीनाथन की मृत्यु भी जल्दी में ही हो गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, तो हरित क्रांति के प्रारंभ कब हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ये भी सही है। और भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित हुआ था, स्थापित है, आज भी हीरा का कार्य वहाँ पे होता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी हमारा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्या निम्नलिखित में से कौन एक सा अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता में खाद्य पदार्थों की उपस्थिति होती है? बताइए किसमें होगा ये? ऑप्शन ए हमारा किसमें होगा? टायरोसिन में होगा, टायरोसिन में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करना है इसमें? तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, विटामिन B5 जो है, विटामिन B5 को हम पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं, याद रख लीजिए। विटामिन 9 को हम फोलिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन 12 को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, साइनोकोबालामिन विटामिन। लेकिन विटामिन B2 को फिलिकोकेविन नहीं कहते हैं, ठीक है।
जो विटामिन B2 होता है इसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, याद रख लीजिए। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। अच्छा, फ्लोक्विनोन जो है ये भी एक विटामिन है, लेकिन ये इसको हम विटामिन के कहते हैं। विटामिन के को फ्लोक्विनिन कहते हैं और राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? बताइए, मैकाल पठार नहीं है। देखिए, मैकाल पठार से नर्मदा भी निकलती है, महानदी भी निकलती है, सोन भी निकलती है। पठार के ये पठार हैं, कोई यहाँ से निकल रहा है तो कोई यहाँ से निकल रहा है तो कोई यहाँ से, लेकिन है तो मैकाल का पठार ही। लेकिन गोदावरी नदी ये मैकाल पठार से नहीं निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित कथन में एक अधिकतम दूसरे कार्ड दिया गया है, कथन कार्ड का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कान, नाक, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं। आगे, उत्तल दर्पण के पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब होता है। अब समझिए, व्रत प्रतिबिंब तो होता है, कारण सही है, लेकिन जो नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं ये उत्तल नहीं लेते, ये अवतल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? अवतल लेते हैं। इसलिए हमारा ए गलत है और आर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ प्रमुख स्थल हैं, यहाँ के हैं नहीं, सब विदेशी हैं। उनकी औसती हमें देखना है कहाँ पे क्या है। देखिए, इससे पहला है ओपेरा हाउस। तो ओपेरा हाउस कहाँ पे है? सिडनी में है, सब लोग जानते हैं। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है। काबा कहाँ है? काबा मक्का में है। ग्रैंड कैनान कहाँ है? एरिजोना में है, ये भी सही है। मर्डेका पैलेस कहाँ पे है? तो ये मिस्र में नहीं है, ये है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तुम्हारा ऑप्शन डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। नीचे दिए गए कथन जिसमें ए और आर अर्थात कथन और कारण दिया गया है, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। बताओ, भरी जाती है कि नहीं भरी जाती है? और इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। तो आपसे जान लीजिए, जो हमारे बल्ब होते हैं उसमें आर्गन गैस भरी जाती है और उससे तंतु का जीवन काल क्या होता है? बढ़ भी जाता है। हमारे ऑप्शन ए होंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा तेज चलते हैं, समय ज़्यादा ले रहे हैं हम, लग रहा है हमें। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। बताइए। उसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो आप जान लीजिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। बताइए, सीधा होता है कि उल्टा होता है? अलग अलग कि घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। फिर कह रहा है, ऑप्शन अगला है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो हमारा जो ये 58 है, इसमें हमारा तीनों का तीनों सही। आज से दिमाग में बना लीजिए कि जो ये स्थल का और घास के जो पिरामिड बनते हैं वो सीधा सीधे बनेंगे,
और जल का जहाँ भी बनेगा वो उल्टा बनेगा, बात खत्म। तो हमारे ऑप्शन डी होंगे, ऑप्शन हमारे डी होंगे, 1 और 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम 59 देखते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपवाद है? बताइए कौन से राज्य अपवाद हैं? इसमें अपवाद में गोवा भी है, मिजोरम भी है और सिक्किम भी है। ये सब अधिकतम न्यूनतम कम से कम 60 हो सकते हैं, लेकिन 60 है नहीं। इसमें गोवा और मिजोरम में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में भी और गोवा में 40 सदस्य हैं, सिक्किम में 32 सदस्य हैं और नियम के अनुसार कम से कम 60 होने चाहिए, तो ये अपवाद हैं। और त्रिपुरा की अगर हम बात करें इसमें 60 सदस्य हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, ठीक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत संचित निधि पर आधारित है? संचित निधि से जो दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पेंशन होता है वह राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। अब याद रखिएगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पेंशन होता है और उच्च न्यायालय का जो पेंशन होता है और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, ये तीनों कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 61 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? बताइए कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? एक है दीवान ए बंदगान, दारुल सफ़ा, दीवान ए कोही और दीवान ए इस्तिहाक। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए जो दीवार ए बंदगान था ये फिरोज शाह तुगलक से था, दारुल सफ़ा भी फिरोज शाह तुगलक से था और दीवान ए इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। लेकिन दीवान ए कोही जो है ये फिरोज शाह से नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से ये कौन सा सही सुमेलित है? बताइए भैया कौन सा सही सुमेलित है? विशिष्ट दैत्यवाद, विशिष्ट दैत्यवाद कौन है? रामानुजाचार्य हैं। दैत्यवाद माधवाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य हैं। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, इसमें सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ईश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर पहला सही है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में है, ये गलत है। द्वारका गुजरात में नहीं, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केवल एक सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सबसे पूर्व में स्थित है? तो सबसे पूर्व में है छोटा नागपुर का पठार और सबसे पश्चिम में है सतपुड़ा पर्वत। ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 65। कह रहा है कौन से सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये कोयला क्षेत्र है और ये अवस्थिति है। तलचरी जो कोयला क्षेत्र है महानदी घाटी में है। कर्णपुरा जो है ये दामोदर घाटी में है। सिंगरेनी जो है ये गोदावरी घाटी में है और सिंगरौली नर्मदा घाटी में नहीं है, ये सोन घाटी में है। किस में है? सोन घाटी में है, ओके। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ये 4 विद्रोह हैं, ये कब हुए थे? तो इसमें संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था, इसके बाद पावना विद्रोह हुआ था, इसके बाद 1914 में ताना भगत हुआ था और एका आंदोलन 1922 में हुआ था। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन होगा इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
निम्नलिखित में से विचार करें। कह रहा है कि मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अगला है टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तीसरा है मानव गतिविधि पारिवर्तिक पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण है। तो हमारा इसमें क्या होगा, जो मोरीबंद डेल्टा है ये बंगाल डेल्टा का विभाग है, अर्थात ये भी सही है। और टेलीग्राफिक पठार जो है ये उत्तरी अटलांटिक कटक है, ठीक है। और मानव को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। 1 2 3 1 2 3 तीनों सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। नीचे दिए गए कथन अभिकथन है। सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। मस्तिष्क दर्द ग्राहिकाओं का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें हमारा आंसर होगा ए। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा फल शर्करा भी कहलाता है। देखिए इसमें हमारा मतलब फ्रक्टोज होगा। जो फ्रक्टोज होगा ये फलों में पाया जाता है। पके हुए जो फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाया जाता है। माल्टोज भी कुछ फलों में ही पाया जाता है, अलग अलग फलों में। ओके, तुम्हारा इसमें आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में सत्य बताइए। उष्णकटिबंधीय मतलब जो हमारा बीचों बीच पे होता है, जिसे भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखा बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसे बोला जाता है, जहाँ पे सूर्य सीधा पड़ता है और यहाँ पे जो है वनस्पतियाँ अधिक होती हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा तापमान होता है। ज़्यादा तापमान की वजह से वर्षा भी अधिक होती है। तो हमारा इसमें क्या रहा है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा होती हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जब वहाँ पर अधिक वर्षा होगी, अधिक वनस्पति होगी, तो अधिक जैव विविधता भी होगी। अर्थात हमारे इसके दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 71। ग्रीन मिफलर से तात्पर्य है, बताइए 71 क्या कह रहा है, ग्रीन मिफलर से है। तो ग्रीन मिफलर से संबंधित है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। तो ग्रीन मिफलर से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है बेरी पोषण संबंधी विकार होता है जो होता है, बताइए बेरी रोग किससे होता है। थायमिन कमी से होता है। किससे? थायमिन की कमी से होता है। थायमिन का कौन से विटामिन है, तो विटामिन बी1 को हम थायमिन कहते हैं। और रेबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं, ठीक है। ओके, तुम्हारा ऑप्शन इसमें ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, दृष्टिहीन संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय अस्थिरोग संस्थान कोलकाता। जिसमें हमारा ऑप्शन होगा डी, तीनों की तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें स्थापना पूछा है दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और हिंदू कॉलेज। तो इसमें होगा, सबसे पहले हुआ था हिंदू कॉलेज, इसके बाद दिल्ली कॉलेज, उसके बाद मेयो कॉलेज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 312। सबका टाइमिंग क्या है, दिल्ली जो है दिल्ली कॉलेज स्थापना हुआ था 1824 में, मेयो का 1875 में और हिंदू का सबसे पहले हुआ था 1817 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं कि आमलैंड शब्द का अर्थ प्रतिवेशी क्षेत्र और आमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कथन और कारण, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन को वैद्युत चालकता आचालकों की अपेक्षा अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। 76 में इसमें होगा हमारा ऑप्शन जो होगा, ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि अर्धचालक है और उसमें अपेक्षा उसकी अधिक होती है। तो हमारा ए और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 77, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ पर गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। 77 इसे कहता है हैलोक्लाइन। और जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ थर्मोक्लाइन, तापमान के लिए थर्मोक्लाइन। ठीक है, हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी होगा हैलोक्लाइन। ठीक है, जहाँ पे गहराई के साथ साथ लवणता भी अधिक हो। ठीक है, 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं? बताइए। 78 तो केटी तैलंग हैं, ये भी, और बदरुद्दीन तैयब जी, और इसमें एक हैं फिरोज शाह मेहता। ये तीनों लोग त्रिमूर्ति, बम्बई के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। जीडी देशमुख इसमें नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बताइए। जो बन्नी चंद्रगाह है कहाँ पर है? गुजरात में है। बोग्याल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। खज्जियार कहाँ पे है? ये सिक्किम में नहीं है, हिमाचल में है। और पहलगाम कहाँ पर है? ये जम्मू में है। अर्थात हमारा ऑप्शन सी होगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट 47 क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 80 है। कथन वो कारण है, सोडियम धातु केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है और सोडियम वायु में क्रियाशील हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? तो सोडियम धातु केरोसिन में रखा भी जाता है सुरक्षित के लिए और बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारे आज के 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? हमारा सेशन कैसा लगा आप बताइए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।